नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर यानी कि 28 और 29 मई के करंट अफेयर को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपनी करंट अफेयर की शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और स्टार्ट क्लास करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन हुआ है। तो ये देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में किस शहर में हुआ है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो देखिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं, कोशिश क्या करिए आप लोग साथ में आंसर करते हुए। तो इसके लिए वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो आइए बात करते। देखिए, ये जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हो रहा है दोस्तों, ये लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। और वहां पे जो यूनिवर्सिटी है बाबू बनारसी दास कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो भव्य उद्घाटन समारोह हुआ है वो बाबू बनारसी दास, जो बहुत ही बीबीडी के नाम से बहुत फेमस है, तो बाबू बनारसी दास जो खेल परिसर है वहां पे इसका आयोजन हुआ है। यह स्पर्धाएं देखिए उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में आयोजित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है उसका उद्घाटन किया गया और जो पहला खेल खेला जाएगा वो गौतम बुद्ध नगर में होगा और अंतिम जो होगा खेल स्पर्धा वो वाराणसी में होगा। यहाँ पे हम बात करें इस खेल के जो शुभंकर है दोस्तों, उसका नाम देखिए क्या है, जीतू है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व पशु है जिसका नाम है बारहसिंगा, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका क्या है, ठीक है, जो शुभंकर है। ठीक है, बात करें इस जो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी शुरुआत देखिए कहां से होगी, तो गौतम बुद्ध नगर से होगी और ये कबड्डी इवेंट से किया जाएगा। और इस खेल का जो समापन होगा वो 3 जून को वाराणसी में होगा। तो देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है, आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इस कारण से ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। ये देखिए इंडिया का मैप है और आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखा जाए उत्तर प्रदेश की, देखा जाए तो इसकी एक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और साथ ही साथ इसकी एक राज्य से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इसके जो देश है, यहाँ पे देखिए नेपाल से इसकी सीमा लगती है। और उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से ही वर्ष 2000 में अलग हुआ था उत्तरांचल के नाम से, और आगे चल करके 2007 में इसको उत्तराखंड कहा गया। वही बात करें इसका, देखा जाए तो बिल्कुल थोड़ी सी सीमा देखें, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से लगती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के जो है जो कि हिमाचल से सीमा साझा करता है। वही बात करें हरियाणा, ठीक है, और एक देखा जाए यूटी, यानी कि यहाँ पे आपको देखे दिल्ली और साथ ही साथ बने राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार, जो कि ये सब उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की दोस्तों, ये क्या है, लखनऊ है। और हम बात करें तो इसकी जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 31 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 80 सीटें। देखिए, ये प्रश्न आपका इस बार यूपी पीसीएस, ठीक है, 2023 में आया था। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में आया था 2023 में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विधानमंडल की बात की जाए, द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद भी है जो कि 100 सीटों का है और यहाँ पे विधानसभा जो कि 403 सीटों का है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो आपका ये संसदीय क्षेत्र वाले प्रश्न ना हर साल बन जाते हैं। ठीक है, तो जनरली ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जो कुछ भी स्टेट जो इन न्यूज में रहते हैं, बेसिकली जहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुआ होता है, तो वहां का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से जो राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है। अब मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। देखिए, ये समर्थ अभियान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। और बात करें दोस्तों इसका फिर से जो आंसर है वो क्या है, लखनऊ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री देखिए वर्तमान में कौन है, श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है
लखनऊ, वहां पे इन्होंने देखा जाए अमृत महोत्सव के तहत देखिए क्या किया है, समर्थ अभियान का शुभारंभ किया है। समर्थ अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, 50,000 जो ग्राम पंचायतें उनको डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। तो ग्राम पंचायतों में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय देखा 50,000, ये ध्यान रखिएगा कितने, तो 50,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें बेसिकली जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्थ अभियान को चलाया जा रहा है। और ये अभियान देखिए 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और ये देखा जाए तो ये 15 अगस्त 2023 तक इस अमृत महोत्सव के तहत ये अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें समर्थ अभियान का जो बहुत जो जोर है, जैसा कि हमने देखा बेसिकली किस पे केंद्रित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल लेन देन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। और ये विशेष करके देखिए डिजिटल लेन देन देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनको जनरली देखा जाए टेक्नोलॉजी से संबंधित तो बहुत सारी उनको जानकारी नहीं होती, जिस कारण से वो इसको जो है इस्तेमाल करने में, यानी कि जो डिजिटल लेन देन को इस्तेमाल करने में थोड़ा वो हिचकती है। तो बेसिकली उन्हीं को एक तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो डिजिटल लेन देन को अपना सके, ठीक है, और उस तरह से जो है बढ़ावा मिल सके। तो बेसिकली ये महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित होगा। तो लखनऊ से इसका जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक है, और पीछे से जाकर के यानी कि यहाँ पे 1 फरवरी से माना जा रहा है इसको। आइए बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखा जाए तो ताल छापर अभयारण्य जो है वो किस राज्य में, जो कि हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा है। तो देखिए ताल छापर अभयारण्य, जो कि अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बेसिकली ताल छापर अभियान के बारे में पढ़ा था, अभयारण्य के बारे में। और देखिए ये देखिए राजस्थान में, राजस्थान का जो है चूरू जिला है दोस्तों, वहां पर है ये ताल छापर अभयारण्य, ठीक है, राजस्थान का चूरू जिला। और ये बेसिकली देखिए ब्लैक बक्स के लिए बहुत फेमस है, जैसा कि आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक बक्स के लिए ये अभयारण्य बहुत फेमस है। इस अभयारण्य की बात की जाए दोस्तों तो ये 1962 में इसको जो है रिजर्व एरिया यानी कि आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, और 1966 में देखा जाए तो इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे देखिए 4,500 से अधिक ब्लैक बक्स हैं, चिंकारा है, और पक्षियों के लगभग 250 से भी अधिक प्रजातियों का ये घर है, ठीक है। क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ताल छापर से जो है अभयारण्य के बारे में, तो ये अभयारण्य को देखा जाए अभी हाल ही में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने जो है ताल छापर अभयारण्य को क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का मसौदा तैयार किया। तो इसे इको सेंसिटिव, इस क्षेत्र को और भी अधिक संरक्षित करने के लिए, यहाँ की जो प्रजातियां उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ताल छापर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करने का मसौदा तैयार किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिस कारण से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया। उद्देश्य क्या है दोस्तों, किस कारण से इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया जा रहा है, तो इस क्षेत्र के भीतर जो औद्योगिक गतिविधियां हैं जो कि एक तरीके से हानिकारक प्रभाव डालती हैं इस क्षेत्र के वातावरण को, इस क्षेत्र के जो कुछ भी डाइवर्सिटी है उन पर, उसको जो है रोकने के लिए, उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है, ये जो है मसौदा तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ताल छापर जो है अभयारण्य वो कहाँ पे, राजस्थान में। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको ताल छापर दिख रहा है, और भी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों की डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, चूंकि आपको पता है थार जो मरुस्थल है वो गुजरात राजस्थान में सबसे ज्यादा उसका अधिक भाग है, ठीक है, तो थार मरुस्थल यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। वहीं देखा जाए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जालोर, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दराह नेशनल पार्क, ठीक है, साजनगढ़ नेशनल सेंचुरी है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये कहाँ पे है, जो हम नेशनल पार्क देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं राजस्थान की, तो इसका एक एक नाम आपको याद होना चाहिए। बेसिकली कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ देता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश और किस देश के बीच टाइगर शार्क 40 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए टाइगर शार्क 40 जो अभ्यास है वो बांग्लादेश और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अमेरिका। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है।
आइए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ये देखा जाए जो टाइगर सार्क है दोस्तों 40, ये जो है एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ठीक है, जो कि भारत और माफ करिएगा जो कि बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेना के बीच में एक ड्रिल अभ्यास है, और इसका भी हाल ही में जो है शुभारंभ किया गया चट्टोग्राम। ठीक है, बांग्लादेश के चट्टोग्राम के BNS निर्विक में इसका शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, चट्टोग्राम में आयोजित किया गया है। ठीक है, टाइगर सार्क 40 जो कि एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। इस अभ्यास का मुख्यतः उद्देश्य देखिए क्या है, तो ये दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा, तकनीकी और यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इस टाइगर सार्क 40 का जो नौसेना अभ्यास है इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन जो किया जाता है दोस्तों, यह अभ्यास जो है कमोडोर स्वाडर्स कमांड के प्रबंधन के तहत इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं जैसे कि भी हाल फिलहाल में भारत और सऊदी अरब के बीच में भी एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले चर्चा किया था। उसका अभ्यास का नाम क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी, जो कि दूसरा संस्करण था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला 2021 में आयोजित किया गया था। तो अल मोहद, ठीक है, मोहद अल हिंदी जो कि एक नौसेना अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच में। आइए बात कर लेते हैं भारत और अन्य देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास है उनकी सूची को एक बार देख लेते हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति। ठीक है, श्रीलंका के साथ जो अभ्यास है उसका नाम है मित्र शक्ति। मैत्री व्यायाम ये थाईलैंड के साथ है। ठीक है, मैत्री एक्सरसाइज, यहाँ पे बात कर देखिए ये एक्सरसाइज होता है लेकिन इसको व्यायाम कर देते हैं, अभ्यास है ये। वज्र प्रहार USA के साथ है। युद्धाभ्यास ये भी USA के साथ। देखिए इसको खाना बदोश हाथी और कहीं कहीं पे नोमैडिक एलिफेंट भी आ जाता है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भी लिख के आ जाता है। नोमैडिक मतलब होता है घुमक्तू, ठीक है, घुमक्कड़। तो ये खाना बदोश जो हाथी है मंगोलिया के साथ आयोजित किया जाता है युद्धाभ्यास। वहीं गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। ठीक है, बात करें शक्ति, यहाँ देखिए एक शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में, धर्म रक्षक जापान के बीच में, सूर्य किरण नेपाल के बीच में, हैंड इन हैंड जिसे हम हाथों में हाथ, ठीक है, डालकर ये देखिए थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग बहुत वो हो जाती है, यहाँ पे हाथों में हाथ यानी कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच में। ठीक है, सिम्बैक्स नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, श्रीलंका इंडिया के बीच में है, कारपेट थाईलैंड और भारत के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिनकी सूची आपके सामने दी हुई है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत और किस माफ करिएगा निम्न में से किस शहर के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? तो किस शहर के जो है पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है 2023 का? यह है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी दोस्तों चंडीगढ़, वहां। तो चंडीगढ़ का जो पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है दोस्तों, उसको 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड देखिए क्यों दिया गया है, क्या ऐसा कार्य किया है इस विभाग ने? तो ये अवार्ड जो है इस विभाग के द्वारा मवेशियों के इलाज के कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। तो जो भी कुछ इलाज होता है उसका एक तरीके से जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है। यह देश में एक तरीके से अपनी तरह की पहली परियोजना है। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों जो चंडीगढ़ पशुपालन विभाग के द्वारा चलाया गया है, उसमें देखिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पशुपालक हैं उनको, ठीक है, अपने पशुओं के इलाज, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। तो अगर जो भी जो कोई पशुपालक होगा उसे अपनी जो पशु है उसका इलाज कराना हो, उसका टीकाकरण, अगर कृत्रिम गर्भाधान, तो उसको यहाँ डोर टू डोर दौड़ना नहीं होगा, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेगा और फिर उसको ये सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से जो पशुपालन जो क्षेत्र में जो डिजिटलाइजेशन किया गया है उसका जो सारे जो रिकॉर्ड है पशुपालन से संबंधित, उसका ई गवर्नेंस यानी कि सारे रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखने के कारण जो है जो चंडीगढ़ का पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है उसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर जो है, ठीक है, पूरी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाई जाने वाला, ऐसा करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन हो सकता है? ये तो देखिए ऐसे में ये सारी चीजों में केरला बहुत एक्टिव होता है। तो देखिए ज्यादातर अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो देखिए केरला को आप आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं ऐसी चीजों में, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सहूलियत बरतिएगा। लेकिन ऐसी चीजों में देखिए
केरला बहुत एक्टिव होता है। तो केरला जो है ये भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। तो पूरी अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला भारत का जो पहला राज्य है दोस्तों वो है केरल। और जैसा कि आपको पता है केरल ने जो है इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार भी बनाया था, नागरिकों का। ठीक है, केरला का जो राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, वहां पे एक समारोह हुआ था और इस दौरान जो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उन्होंने जो है ये घोषणा की कि केरल जो है वो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस राज्य होगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो वहां पे जो 80 सरकारी विभाग हैं उससे संबंधित जो 886 सेवाएं हैं उनका लाभ मिल सकेगा। ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों, केरल होगा। आइए बात कर लेते हैं केरल के बारे में। दोस्तों केरल जो कि आपको यहाँ पता है, आप ये देखिए ये भारत का मैप है और आपको यहाँ पे देखिए केरल दिखाई देगा सुदूर दक्षिण में। ठीक है, पश्चिमी तट की तरफ आपको केरल दिखाई देगा। ठीक है, केरल, और यहाँ पे जो है केरल की जो सीमा साझा करता है दोस्तों वो करता है कर्नाटक। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक है, आप देख सकते हैं मात्र 2 राज्यों से। और बाकी हम बात करें दोस्तों तो आप मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी। ठीक है, तो पुदुचेरी का कौन सा भाग जो है वो केरल में स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक ना यूटी से भी अपनी सीमा साझा करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं दोस्तों केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन। नदियों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पेरियार, ठीक है, भरतपुजा, पंबा, चलियार, चालाकुड़ी। नेशनल पार्क देखिए कौन कौन सा है, तो साइलेंट वैली आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अनामुडी शोला, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, फिर यहाँ पे अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा है, पंबादुम शोला, ये सब जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वहीं अभ्यारण्य की बात किया जाए तो मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और परम्बिकलम टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका केरल में स्थित है। झीलें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेवनाड झील है, अष्टमुडी झील है, पेरियार झील है। वेवनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, लोक नृत्य कथकली। ठीक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक आपसे पूछ दे तो ये उत्तर प्रदेश का है, कथकली आ जाए लोक नृत्य तो ये केरल का है। यहाँ का प्रमुख त्योहार देखिए ओणम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो ये एक एक तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने उड़ान 5.1 संस्करण का शुभारंभ किया है। तो उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, अगर जिसे इसका फुल फॉर्म पता होगा वो आंख बंद करके ऑप्शन सी पर मार्क कर देगा, क्योंकि उड़े देश का आम नागरिक कौन होगा भाई, नागर विमानन मंत्रालय। तो यहाँ पे जो नागर विमानन मंत्रालय है वो ध्यान रखिएगा भी हाल ही में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जिसका नाम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान 5.1 संस्करण का शुभारंभ किया है। 5.1 संस्करण जो उड़ान का नया आया है, देखिए बेसिकली ये हेलीकॉप्टर को जो है इस पे केंद्रित किया गया ध्यान जो कि तो हेलीकॉप्टर के जरिए देश के अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ान 5.1 संस्करण में बेसिकली किस पर फोकस किया गया, तो हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसके देखा जाए इसे जो है इस दौर की रूपरेखा विशेष रूप से किस पर है, हेलीकॉप्टर मार्गों पर तैयार की गई। ठीक है, बात करें यात्रियों के लिए जो है हेलीकॉप्टर उड़ानों को अधिक किफायती बनाने के लिए विमान जो किराया है, ठीक है, उसको 25% तक कम कर दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें आइए इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान, ये देखिए फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली देखा जाए 2016 में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत किया गया था। किस उद्देश्य थे, तो ये देखा जाए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो छोटे शहर के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लाइट्स वगैरह के रेट बहुत हाई होते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से जो छोटे शहर के आम नागरिक हैं उनको क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभदायक हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2016 में उड़ान योजना को शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि ये पूरी तरीके से केंद्रीय योजना है या फिर केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ध्यान रखिएगा इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार जो मिल करके जो भी कुछ वित्त आता है उसका वहन करते हैं। तो इस योजना में देखा जाए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना को वित्त पोषित किया जाता है। शुरू में जो है ये योजना 10 वर्षों के लिए चलाएगी, यानी कि देखा जाए यहाँ पे 2026 तक चलाएगी, बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
ये सब स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। और आजकल आपको पता है जो है मल्टी ऑप्शनल यानी कि जो है ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा जो है ऑप्शंस बना करके, तो ये सब स्टेटमेंट डाला जा सकता है कि केंद्रीय योजना या फिर केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। सिर्फ ये कई सालों तक के लिए चलाया गया था, लेकिन नहीं शुरू में 10 वर्षों के लिए, तो यहाँ से ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने वयस्कों के कोविड से उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरस पैक्सलोविड, ठीक है, पैक्सलोविड को मंजूरी दिया है। तो ये जो है पैक्सलोविड जो कि ये क्या है, एक फाइजर का ओरल एंटीवायरस है। किसके लिए? तो ये वयस्कों में कोविड के उपचार के लिए। और किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने कोविड के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल वयस्कों के लिए पैक्सलोविड को मंजूरी दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पैक्सलोविड, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये फाइजर का ओरल एंटीवायरल है। यह विभाग यानी कि जो अमेरिका के खाद्य और प्रशासन विभाग है, विभाग के द्वारा वयस्कों में कोविड के उपचार के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को अनुमति दी गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक पिल है जिसको ये पहली ओरल एंटीवायरल पिल है। इस अनुमति से अब क्या होगा, जो डॉक्टर होंगे जो कोविड से गंभीर जो लक्षण वाले जो वयस्क होंगे, जब उनका वो इलाज करेंगे तो दवा लिखने में उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा, ठीक है। आराम से वो दवा लिख सकते हैं, ठीक है, सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो अमेरिका है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसका ये देश है, ठीक है। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट आप देख सकते हैं, जिसकी देखा जाए तो कनाडा से और नीचे देखा जाए तो मैक्सिको से अपनी सीमा ये साझा करता है। जो अमेरिका की राजधानी दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाशिंगटन डीसी है। कनाडा और अमेरिका के देखिए बाउंड्री पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स बहती हैं, ठीक है, जिसे हम 5 जो है ग्रेट लेक्स कहते हैं, जिसमें लेक सुपीरियर है, ठीक है, लेक मिशिगन जो कि पूरी तरीके से अमेरिका में। देखिए ग्रेट लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ग्रेट लेक्स के बारे में बताइए। वही देखा जाए जो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे रियो ग्रैंड जो रिवर है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ की पहली महिला जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस है। यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आते हैं दोस्तों अपने इस पे एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो जो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने हाल ही में देखिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किया है। इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसा कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखें तो वहां पे दोस्तों प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है हिमाचल प्रदेश में। वहां पे पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलती है, पानी भी है, हवा भी है, और ये सारी चीजें जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तरीके से हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए सारी आदर्श जो है दशाएं स्थान एक तरीके से हिमाचल प्रदेश माना जाता है। हरित हाइड्रोजन नीति का देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, तो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना, यही इसका उद्देश्य होगा। तो हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश। आइए हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और भी जो है योजनाएं देख लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की भी शुरुआत की है। वहीं बात करें अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया कौन दोस्तों? हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा और आज का लास्ट एमसीक्यू है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो उत्तर ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी स्पेशल है दोस्तों। नॉर्थ कॉरिडोर किस शहर में? तो ये ध्यान रखिएगा बरेली, ठीक है, ध्यान रखिएगा बरेली में किया जा रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा में जो कि प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के कायाकल्प के बाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने बरेली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित करने की योजना
बनाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे जो है काशी विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर बना, ठीक है, बाकी बिहारी वाला कॉरिडोर भी प्रस्तावित बन ही रहा है। बरेली में देखा जाए, बरेली शहर के 7 पौराणिक नाथ मंदिरों, कौन कौन से ये दोस्तों, अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ, वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ करके ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये 7 मंदिर भी आपको पता होने चाहिए। देखो स्पेशल जो है यूपी स्पेशल है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कॉरिडोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन 7 मंदिरों को, जो पौराणिक नाथ जो मंदिर है, उनको जोड़ करके ये कॉरिडोर बनाया जाएगा बरेली में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदलकर रखा गया क्या, लिटिल इंडिया, ठीक है, लिटिल इंडिया हैरिस पार्क का नाम बदला गया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। वहीं देखा जाए BCCI के ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है, किसे दोस्तों, आदिदास को, ठीक है। बात करें BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए कंपनी के साथ समझौता किया, तो किस कंपनी के साथ, TCS के साथ, ठीक है। वहीं बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष, ठीक है, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु पेटीएम पेमेंट बैंक को मंजूरी दी है, कौन दोस्तों, तो विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पुनः जो है अंशकालिक अध्यक्ष होंगे, इसकी जो है मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा। वहीं देखा जाए तो ग्रीस के कोलिथीसिया में 13वीं अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में पुरुषों के लॉन्ग जंप इवेंट में भारत का लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने पदक जीता है, कौन सा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो PDF है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए टेलीग्राम लिंक से जो है डेली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड किया करिए दोस्तों, बल्कि आप लोग उसकी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, उसका रिविजन करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।